लास्ट डिस्कशन हमारी थी डीजनरेसी के ऊपर और हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल केसेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्पेशल केस हमने डिस्कस किया था डीजनरेसी। तो आज सेकंड केस को करेंगे और ये है ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम। ऑल्टरनेट ऑप्टिमम जो सॉल्यूशंस होते हैं आपके, तो उस केस को आज हम हाईलाइट करेंगे। ये एक स्पेशल केस है और मॉडल भी मैंने बहुत सिंपल लिया है। सिंपल इसलिए कि हमारा फोकस इश्यू के ऊपर रहे। सिंप्लेक्स मेथड हमारे लिए कोई इश्यू नहीं, सॉल्व हमें करना आता है, सिर्फ उसके अंदर ये ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा कैसे ऑब्जर्व होगा ये देखने वाली बात है। तो 2 वेरिएबल और 2 कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम लिया। कंस्ट्रेंट्स भी बहुत सिंपल सी, लेस देन इक्वल टू, और ऑब्जेक्टिव भी मैक्सिमम। तो हर हिसाब से ये एक सिंपल मॉडल। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। मेरे ख्याल में किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। ये हम लेफ्ट साइड पे लेके राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 करनी होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। और 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, दोनों की दोनों लेस देन इक्वल टू है। तो दोनों में स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए, इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर लिए। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टैंडर्ड फॉर्म को टेबल में प्लेस करना। स्ट्रक्चर होगा 4 वेरिएबल हो चुके हैं, 2 एक्चुअल हैं आपके और 2 सिलेक्ट वेरिएबल। 4 वेरिएबल, ये सॉल्यूशन कॉलम और ये बेसिक कॉलम। स्टार्टिंग बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स बनाते होते हैं, एक्चुअल डिसीजंस को 0 एज्यूम करते हैं। तो x1 और x2 डिसीजन वेरिएबल्स हैं, इनको 0 एज्यूम किया, नॉन बेसिक बनाया, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा s1 इक्वल टू 5, s2 इक्वल टू 4 और z में भी x1 x2 0 पुट करें, z इक्वल टू 0। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इसको इस ऑब्जेक्टिव रो में प्लेस कर दें, -2 -4 0 0, और कंस्ट्रेंट सेक्शन में 1 2 1 0 1 1 0 1। तो ये हमारा डेटा प्लेस हो गया टेबल के अंदर। और हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन का। तो मैक्सिमाइजेशन में नेगेटिव कोएफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए। नेगेटिव कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं, इट मींस ये नॉन ऑप्टिमल है। तो इसको ऑप्टिमल बनाने के लिए एंटरिंग वेरिएबल का डिसाइड करेंगे, और एंटरिंग वेरिएबल इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन होता है मोस्ट नेगेटिव। लीविंग के लिए रेशियो कैलकुलेट करेंगे, 5 डिवाइड बाय 2 4 डिवाइड बाय 1। मिनिमम रेशियो सिलेक्ट करेंगे, ये आपका लिविंग वेरिएबल सिलेक्ट हो गया। अब अगली इटरेशन में S1 को लीव करेंगे, x2 को एंटर करेंगे। तो इसकी जगह पे S1 की जगह पे x2, और क्योंकि ये पिवटल न्यू पिवटल रो है तो ओल्ड पिवटल रो को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास न्यू पिवटल रो। इसी तरह ये न्यू सी कैलकुलेट करनी है तो रो ऑपरेशंस लगाएंगे, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये आपका 0 कैलकुलेट हो गया। फिर S2 रो, ये भी रो ऑपरेशन के साथ आ रहा है। तो नेक्स्ट फिर देखना है कि क्या हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नॉन ऑप्टिमल। बताइएगा ऑप्टिमल है या नॉन ऑप्टिमल। सर स्पेशल केस है ये, 0 0 आ रहा है। नहीं, ऑप्टिमलिटी तो यस ऑप्टिमल तो हो गया ना। हाँ, तो सिर्फ भाई ये बात करें कि नेगेटिव कोएफिशिएंट्स खत्म हो गए तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो एक इसमें ये पॉइंट नजर आ रहा है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन ये स्पेशल केस भी हाईलाइट कर रहा है। वो कैसे? ये जो इस सेक्शन में वेरिएबल्स हैं इनके बेसिक कहते होते हैं, जो इसमें मिसिंग है वो नॉन बेसिक होती है। तो इसमें नॉन बेसिक है x1 और s1, उनके कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन ये है, कोएफिशिएंट्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स इन 0 क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। जबकि इधर ये एक नॉन बेसिक था, कोएफिशिएंट 2 है, नॉन जीरो यस। एक ये नॉन बेसिक वेरिएबल है क्योंकि इस सेक्शन में नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 0 आ गया। तो अगर किसी
नॉन बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 में 0 आ जाए, इट मींस ये अल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ एक इंडिकेशन। तो इधर आपको नजर आ रहा है कि आपका x1 का कोएफिशिएंट 0 है, इसकी वजह से ये क्या बन गया, अल्टरनेटिव ऑप्टिमम। पॉइंट क्लियर है? रिपीट कीजिएगा सर। गुड। अच्छा, इस अल्टरनेट ऑप्टिमा का जब पता चलता है तो इसका ये मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिर्फ ये नहीं कि इसका एक और सॉल्यूशन मौजूद है, एक सिंगल ऑप्टिमल होगा या इनफाइनाइट। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे ही पता चला कि इसके अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी हैं, तो मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब हम अलजेब्राइक में एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, कोई इसका सॉल्यूशन बताएगा, इसको क्या कहें, सॉल्यूशन कैसे रीड करें। x1 मिसिंग है, मैं डिसीजन वेरिएबल्स ही नॉर्मली बता रहा होता हूँ, वैसे तो आप स्लैक वेरिएबल्स भी बता सकते हो, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट्स तो आपके डिसीजन वेरिएबल होते हैं। तो आपका ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हम ऐसे करेंगे, x1 मिसिंग है, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 2.5, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और आपकी ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, 10। ऑल्टरनेट ऑप्टिमम का ये मतलब नहीं है कि जो दूसरा सॉल्यूशन आएगा उसमें z इंप्रूव कर जाएगी, z नहीं इंप्रूव करेगी। जो आपकी प्रॉफिट है, अगर ये मैक्सिमाइजेशन है तो हो सकता है z इक्वल टू 10 ये आपका प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट 10 ही होगा, लेकिन एक और ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी x1 और x2 का एक और पेयर, बल्कि इनफाइनाइट पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये पता चला है। दूसरा पेयर देखना है तो इसको एक आइटरेशन और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो बताएगा, अगर ये जाहिर है एंटरिंग वेरिएबल तो आपका नहीं हो सकता कि नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि इसका अल्टरनेट ऑप्टिमम है, तो इसका एक और ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी हो सकता है, बल्कि इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसका मतलब है इसको एंटरिंग करके एक और सॉल्व कर सकते हैं। तो किस वेरिएबल को एंटर किया जाए, सर x1 को अगर करें 0 है ना वो, x1 को, लेकिन x1 को क्यों लीव करेंगे, सर वो 0 है तो 0 है मतलब इट मीन्स के s1 जो वहाँ पर 2 है और यहाँ पर x1 जो है 0 है, तो अच्छा अगर इन एक दोनों को देखा जाए तो 0 जो है ना सबसे कम है ना। इसमें तो सिंपल नहीं, कम की बात वो लिविंग के लिए कम और ज्यादा की बात होती है। इसमें हम ये कहेंगे नॉन बेसिक में ही एंटर होना, एक x1 है और एक s1, s1 की वैल्यू तो 2 है जो कि ऑप्टिमैलिटी को मीट, जो 0 के साथ है, जिसमें हाईलाइट किया है कि जी अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को ही एंट्री बनाए, तो 0 ही एंटर होगा। आप ठीक कह रहे हैं। तो x1 एंटर होगा, लिविंग उसी तरह, रेशियो कैलकुलेट करेंगे 2.5 डिवाइड बाय 0.5, सेकंड 1.5 डिवाइड बाय 0.5, इसमें मिनिमम ये है s2 लीव कर जाएगा, तो s2 की जगह पे x1, s2 की जगह पे x1 आ गया। सेम उसी तरह न्यू पिवटल रो, पिवट कॉल एलिमेंट से डिवाइड करके z रो को, न्यू z को कैलकुलेट करेंगे रो ऑपरेशंस के जरिए, और x2 को भी कैलकुलेट करेंगे न्यू x2 को रो ऑपरेशंस के जरिए। तो एक और अभी भी सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। आपने देखा ये 10 का 10 ही रहा, लेकिन सॉल्यूशन चेंज हो गया। अब सॉल्यूशन है x1 इक्वल टू 3 और ये सॉल्यूशन है x2 इक्वल टू 1। तो ये आपका सेकेंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आपका एक सॉल्यूशन है ये जो लास्ट में हमें निकला x1 3 x2 1, लेकिन ऑब्जेक्टिव 10 के साथ। एक आप पहले निकाल चुके थे x1 इक्वल टू 0 और x2 2.5 विद ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10। तो ये देखिए सेम ऑब्जेक्टिव वैल्यू है लेकिन टू डिफरेंट सॉल्यूशन। जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक बताइएगा जी।
सर आगे एक यहाँ और स्टेप करें तो उसमें z की वैल्यू फिर भी सेम रहेगी और बेसिक चेंज हो सकते हैं, बेसिक वेरिएबल्स। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, दोबारा से बताइएगा। सर मैं ये सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक स्टेप आगे और करते हैं तो z की वैल्यू सेम ही रहेगी और जो हाँ बेसिक वेरिएबल्स ये चेंज हो सकते हैं। हाँ, देखिए एक और बात, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। सिंपलेक्स मेथड सिर्फ दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे सकता है, थर्ड नहीं दे सकता, हालांकि इनफाइनाइट है। वो होगा ये कि अगर आप इसमें से, अब आपके नॉन बेसिक है S1 और S2, ये एंटर कर सकते हो, लेकिन अगेन वही पिछले वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। तो अब आपका वही वाला अगर फिर एंटरिंग करोगे तो फिर ये दोबारा ये वापस आ जाएगा, तो आपका जो सॉल्यूशन है इन्हीं दो सॉल्यूशंस के दौरान ही घूमता रहेगा। तो ये एक सिंपलेक्स मेथड का इस तरह हम ड्रॉबैक नजर आ रहा है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसने बता दिए हैं, लेकिन दो सॉल्यूशंस ही हमें बता रहे हैं, बाकी नहीं बताएगा। और अभी हमने उस तक जाना है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही हमने ढूंढने हैं कि कौन से। लेकिन उससे पहले हम इसको ग्राफिकल मेथड से कंपेयर करेंगे, क्योंकि टू वेरिएबल प्रॉब्लम है, तो हमने अंडरस्टैंड करना है ग्राफिकल मेथड में सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखे जा सकते हैं। तो जरा थोड़ा सा उस तरफ आते हैं। ये आपके पास मॉडल है, अभी आपका जो क्वेश्चन है उसी को मैंने इधर लिखा है। इफ वी अगेन एंटर नॉन बेसिक S2 एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन व्हाट विल हैपन, वही रिपीट हो जाएगा। Simplex method determines only two optimal solutions instead of infinite solutions. ये भी बात हो चुकी है। टू वेरिएबल प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड लेते हैं और फिर हम दोनों मेथड्स को कंपेयर करते हैं, अलजेब्राइक भी और ग्राफिकल भी। टू वेरिएबल इसलिए लिया है कि मैं आपको अलजेब्राइक वे में भी एक पिक्चर दिखा सकूं और उसी प्रॉब्लम का ग्राफिकल वे भी पिक्चर, फिर उसका कंपैरिजन कर लें, तो फिर हमें बहुत सी बातें पता चल जाए। अब हम ये मॉडल लेते हैं अलजेब्राइक वे में, तो आपका सॉल्यूशन एक जगह पे हम स्टॉप कर चुके हैं। ग्राफिकल के जरिए इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी, अब हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ग्राफ कैसे बने। आपको पता है ये आइट्रेशन, ये कंस्ट्रेंट है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5। ये कर्सर देखिए इधर, ये लाइन सॉल्यूशन स्पेस डाउनवर्ड है। ये दूसरी कंस्ट्रेंट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, ये कर्सर देखिएगा, ये लाइन और सॉल्यूशन स्पेस डाउनवर्ड। और कॉमन कौन सी सॉल्यूशन स्पेस है ये। फिर हमने z को भी प्लॉट किया, ये z देखिए। अब z आप देख रहे हैं, कोई चीज नजर आ रही है आपको z? ये z आपकी इस कंस्ट्रेंट के लाइन के पैरेलल है। फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बताइएगा। यस सर। अब अगर ये आपकी उस शेडेड रीजन में कोई एक पैच है लाइन का जिस पे ये ओवरलैप कर रही है, और आपकी इसको ड्रैग करते हुए इस सेक्शन में लेके आए, पैरेलल ड्रैग कर रहे हैं, जब इस सेक्शन में ले आएंगे शेडेड में, और आपका z इंक्रीज कर रहा है अपवर्ड, वो भी आप देख सकते हैं दो z प्लॉट करके, वो भी मैंने ग्राफिकल मेथड में आपको बताया हुआ है कि z की डायरेक्शन देखनी हो किस डायरेक्शन में वो इंक्रीज कर रही है। तो इसमें z अपवर्ड इंक्रीज कर रही है। इट मींस अगर आप z को इधर तक ले आते हो, ऊपर वाला पोर्शन ये शो कर रहा है और इंप्रूव हो सकता है z, तो आप इसको ड्रैग करते हुए ऊपर लेके जा रहे हो, कौन सा कॉर्नर पॉइंट मिलेगा आपको ऑप्टिमल? पैरेलल है, माइंड में रखिएगा जी। सी सर। कॉमन सेंस यूज करें, ये लाइन क्यों के पैरेलल है, इट मींस इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। सर एक तो फिर सी के ऊपर एक बी के ऊपर भी आ सकता है ना फिर, तो ये अगर बी और पैरेलल सी देखें। दोनों के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। अगर ये स्लोप इसका टिल्ट होता, ये जी का अगर टेढ़ा होता, तो फिर हम ड्रैग करते हुए जाते, तो सबसे लास्ट पॉइंट जो भी आता वो ऑप्टिमल होता। प्रीवियस केसेस में हमने सी पॉइंट निकाला था, लेकिन अब ये ड्रैग करते ऊपर लेके जा रहे हैं, जो लास्ट पॉइंट आता है वो एक कॉर्नर पॉइंट नहीं बल्कि दो कॉर्नर पॉइंट्स है, एक सी और एक बी, क्योंकि ये लाइन ओवरलैप कर रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ?
यस सर। सर रिपीट और कीजिएगा student- ये ओवरलैप वाली। जी क्या कह रहे हैं, दोबारा से बताएं क्वेश्चन। मैं कह रहा रिपीट कीजिएगा ओवरलैप वाली, ये दो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, आप जरा ऊंची ये आवाज वाली में, बात रिपीट कीजिएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ आप बोलेंगे मुझे नहीं समझ आएगी, फिर से कहें बात क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं कह रहा था रिपीट कर दीजिएगा ये वाली। रिपीट कर दें। अच्छा, बात ये हो रही है आपकी ये जो जी है, अगर ये इस तरह की टेढ़ी होती ऐसे, तो हम इसको ड्रैग करते हुए लेके जाते हैं, ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा निकलना था बताएं। अगर ये ऐसे टेढ़ी होती, ये कॉर्नर पॉइंट लास्ट आपका बनना था। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, मींस इधर उसको ऊपर ड्रैग करते हुए जाएंगे तो कॉर्नर पॉइंट एक नहीं मिल रहा। जब आप देखें जितना आप ऊपर सी लेके जाएंगे इंप्रूव कर रही है, वो लास्ट पॉइंट देखना है शेडेड रीजन का जिसको वो टच करते हुए गुजरेगी। और यहाँ पे क्योंकि वो पैरेलल है उस लाइन के, तो एक कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। जी बताइएगा क्या नाम है आपका, गुड नेम, जिन्होंने अभी क्वेश्चन किया था। जवाद हुसैन सर। जी पॉइंट समझ आया जवाब। यस सर आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आपके कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं अगर ये एक लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, एक कॉर्नर पॉइंट एक नहीं मिल रहा। सर 2। आपको नजर आ रहा है बी और सी, लेकिन बी और सी के दरमियान जो पॉइंट्स हैं जरा इनको देखिएगा, ये इनफाइनाइट है। और ये भी सारे पॉइंट्स ऑप्टिमल है। क्यों? वो लाइन ओवरलैप कर रही है, वो सी भी, वो लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं सी और बी, लेकिन उसके दरमियान जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे शेडेड रीजन के पॉइंट्स हैं, यानी फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, और सारे के सारे पॉइंट्स ऑप्टिमल है। ये शो कर रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जहां से कैलकुलेट हो सकते हैं इनफाइनाइट। जी बताइएगा पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। जी और भी स्टूडेंट बताएं, किसी को अगर नहीं पता चला वो भी बताएं। अगर पॉइंट क्लियर हो गया कि एक आध और स्टूडेंट की स्टेटमेंट आनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। जी यस सर। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ऑप्टिमम, मुझे 4 ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपने लिख के देने हैं। पहली बात ये है, एक सी है और एक बी है, ये तो मुझे नजर आ रहा है। मैं सीधा इसके कोऑर्डिनेट्स देखूंगा सी के, यहां से x1 देखूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये x1, और एक इधर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके x2, तो मुझे इस सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। वो जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं इधर रफली नहीं बल्कि एग्जैक्टली 1 2 3 3 x1 3 है और x2 क्या है 1। तो ये वही पॉइंट है जो आपको अलजेब्राइक वे में ये नजर आ रहा है, x1 3 और x2 1, ये आपका पॉइंट सी नजर आ रहा है आपको। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको कहूं ग्राफ्स के जरिए कैलकुलेट करें, ये बी पॉइंट, x1 क्या है 0, x2 क्या है 1 2 2.5। तो ये देखें वो पहले वाला, अगर अलजेब्राइक वे में देखें जो फर्स्ट टाइम ऑप्टिमैलिटी अचीव हुई थी, ये वो पॉइंट है। तो अलजेब्राइक वे में जब हमने सॉल्व किया तो ये जो फर्स्ट ऑप्टिमल पॉइंट है, अगर ग्राफ में इसको देखें तो ये बी है, और इसके बाद इस नॉन बेसिक जीरो कोएफिशिएंट को अगेन एंटर किया, जो नेक्स्ट सॉल्यूशन निकला, तो ये जो पॉइंट आया इस, ये आपका सी पॉइंट निकला। दोनों केसेस में ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है 10। तो इट मींस ये भी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन को कहेंगे x1 3 x2 1 और ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10। दूसरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपका है बी, जिसको हम लिखेंगे 0, 2.5 और ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10। इसी तरह इसके इस लाइन के ऊपर जितने और पॉइंट्स हैं उन सब को भी हम देख के बता सकते हैं। मैंने इधर 4 मांगे थे, 2 तो इस लाइन के एंड पॉइंट्स हैं, इस लाइन के जो ओवरलैप किए एंड पॉइंट्स सी और बी, 2 तो वो हो गए। और उस लाइन के ऊपर 2 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैं फर्ज करें इस लाइन का ये पॉइंट लेता हूं, तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर हुआ।
पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. और उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या होगी? रिस्पॉन्स जल्दी दे। इस थर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ऑप्टिमल वैल्यू क्या टेन होगी? 10 नहीं होगी सर, 10 सेम ही रहेगी। सेम रहेगी। क्यों? ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा में पेयर चेंज होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है x1 x2 की, लेकिन ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम रहेगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की भी ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10 होगी। तो इट मींस ये जो मैंने थर्ड सॉल्यूशन निकाला उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10 नहीं होगी। तो मैं इस लाइन का कोई और पॉइंट ये भी देखता हूँ, इसका x1 और x2 ये भी पेयर आएगा, ये फोर्थ सॉल्यूशन होगा। तो मैं कितने सॉल्यूशंस ग्राफ के जरिए देख सकता हूँ? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट। अब आपके पास ऑप्शन है, आपको जब ये पता चल गया कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, तो आप, मैं अगर 10 पॉइंट्स 10 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपसे मांगू तो आप बी सी और इसके ऊपर 10 कोई भी एक पॉइंट को पिन पॉइंट करोगे, एक पॉइंट के ऊपर पिन पॉइंट करो, उसके कोऑर्डिनेट्स देखो, वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और ऑब्जेक्टिव वैल्यू आपको अगर नहीं पता कि क्या है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करोगे तो वो 10 ही आएगी। इसी तरह जितने पॉइंट्स हैं वो सारे हम ग्राफ के जरिए देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सर लेकिन जी सर जी, फिर हमारे ये बी और सी पे ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए ना, फिर जी तो फिर सर जी हम जहाँ पे भी मर्जी यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से बी और सी के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसमें सी की वैल्यू 10 सेम रहेगी। मतलब कहने का है कि आप इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट एक कोऑर्डिनेट पेयर है ना, x1 और x2। यस सर। तो यस हर सर। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट पेयर है वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। फाइन सर। और उसको अगर सी में पुट कर देंगे तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू सबकी सेम आएगी। इस केस में 10 आ रही है। तो इससे ये पता चला ग्राफिकल मेथड सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन उससे कैलकुलेट हो सकते हैं, जितने भी आप लिखना चाहें। लेकिन अलजेब्राइक वे में आप सिर्फ 2 पॉइंट ही ले आप पे आ सकते हैं, और वो भी कौन से, अगर ग्राफिकल के साथ कंपेयर करें, वो भी उस लाइन के एंड पॉइंट्स। अलजेब्राइक वे में जो आपने सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई किया वो आपके उसी लाइन के एंड पॉइंट्स, लाइन के एंड पॉइंट्स। क्लियर है पॉइंट? यस सर, क्लियर है। तो ड्रॉबैक है हमारा अलजेब्राइक का, तो हम इस लाइन सेगमेंट में कोई भी पॉइंट लें वो हमारा ऑल्टरनेट ऑप्टिमम होगा विद द सेम ऑब्जेक्टिव वैल्यू सी, जो भी बात की। अब हम सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स ग्राफिकल के साथ तो देख सकते हैं, लेकिन अलजेब्राइक वे में हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्यों? अलजेब्राइक वे क्या करता है? अलजेब्राइक वे यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड algebraically we found 2 solutions. One is at point B and second is at point C. Simplex method determines only 2 corner points उस लाइन सेगमेंट का जिसके ऊपर ओवरलैप की थी C. To determine all the points on the line segment BC, we use weighted average of the points B and C. देखिए, आप ग्राफ ने आपकी हेल्प नहीं करनी रियल लाइफ में। प्रैक्टिकली आपका प्रॉब्लम मोर देन 2 वेरिएबल होता है। तो अगर आपका मोर देन 2 वेरिएबल है फिर तो आप ग्राफ नहीं बना सकते। 10 वेरिएबल प्रॉब्लम है तो ग्राफ आप बना नहीं सकते, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप नहीं देख सकते। क्यों? आपने अलजेब्राइक वे यूज करना है, और अलजेब्राइक वे में आपको जो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो जो पैच लाइन का ग्राफ में होना चाहिए, जो आप नहीं देख सकते, उस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स मिलेंगे आपको अलजेब्राइक टेबल मेथड से। तो टेबल मेथड से आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी 2 पॉइंट्स कैसे लेंगे? क्यों? प्रैक्टिकली आपका पॉइंट, आपका प्रॉब्लम 2 वेरिएबल नहीं होता, और बल्कि मैं आपसे ये कहता हूं, आपका प्रॉब्लम 2 वेरिएबल हो या मोर देन 2 वेरिएबल, तो आप टेबल मेथड्स को ही रिकमेंड किया जाता है, उससे ही सॉल्व करें। क्यों? अलजेब्राइक वे तो आपको विजुअलाइजेशन करवाता है, कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप एक ही मेथड लें अलजेब्राइक यानी टेबुलेशन,
मेथड और टेबल के जरिए आपने आंसर करना है। तो टेबल में ये प्रॉब्लम है कि दो उस इनफाइनाइट के दो एंड पॉइंट्स मिल सकते हैं उस लाइन, बाकी नहीं मिल सकते। तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब है सिंपलेक्स मेथड फेल हो गया। सिंपलेक्स मेथड फेल नहीं हुआ, बल्कि सिंपलेक्स मेथड एक एंड तक उसने जो दो पॉइंट्स लिए हैं, तो आप मैथमेटिक्स को यूज करते हुए उन दो पॉइंट्स को लेके उनके दरमियान जो दो पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही है उसके दरमियान इनफाइनाइट पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई मैथमेटिकल कोई और वे अडॉप्ट करना होगा, और वो क्या है? वेटेड एवरेज मेथड। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? जी यस सर। जी। अब हम वेटेड एवरेज मेथड सीखते हैं। आप ये मैंने वो दो पॉइंट्स मुझे तो ग्राफ का पता ही नहीं है, मुझे दो पॉइंट्स मिले थे, दिखा सकता हूं। एक फर्स्ट टाइम ऑप्टिमैलिटी आई x1 0 और x2 2.5, दूसरा मेरे पास आया था x1 3 और x2 1। दो पॉइंट्स है 0, 2.5 और 3, 1। तो मैंने ये पॉइंट अगर मैं ग्राफ ले लूं, ग्राफ ये ग्राफिकल मेथड नहीं, वैसे इन पॉइंट्स को ड्रॉ करके दिखाया। ये आपका एक पॉइंट आपको अलजेब्राइक मेथड ने ये दिया, दूसरा ये दिया है। दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन बनी। इस लाइन को जब ज्वाइन करके आपने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जब आपने लाइन बनाई, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए कोई मैथमेटिकल वे अडॉप्ट कर लें। वो मैथमेटिकल वे क्या होगा? आप इस लाइन की लेंथ को 1 एज्यूम कर लें, आपने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। इस लाइन की लेंथ को 1 एज्यूम कर लें। इट मींस अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, ये मैं इस लाइन जनरलाइज करके मैंने एक पॉइंट ड्राइव करना है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, और वो वेरिएबल है अल्फा। इसकी लेंथ 1 है, मैंने अल्फा उस लाइन के अंदर ही एज्यूम करूंगा। वो 1/2 भी हो सकता है, वो 1/4 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइन की लेंथ 1 है तो 1 से लेस ही होगा, यानी फ्रैक्शंस में होगा। तो मैंने अगर ये सपोज, अभी मुझे नहीं पता वो कितना है, मैंने इसका ये सी से यहां तक की लेंथ है 1, तो मैं सी से अगर ये लेंथ अल्फा ले लूं इस पॉइंट की, तो ये लेंथ है अल्फा, यानी इधर से इधर अल्फा 0 है, ऐसे इंक्रीज किया, इसको मैंने कह दिया अल्फा। तो बता सकते हो ये लेंथ कितनी रह गई? टोटल 1 है, तो 1 माइनस अल्फा। बताइए कोई इश्यू तो नहीं आता? नो सर। अब आपने जो जनरलाइज फॉर्म बना लिया, अब अल्फा इधर रख दें, अल्फा ये ले लें, ये अल्फा ये ले लें, जो भी लेंगे। आपने अगर अल्फा ये लिया तो ये वाली फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा भी, अब मैंने इसमें ये पॉइंट लिया हुआ है, कोई भी ले सकते, तो मैंने अगर इसको अल्फा कह दिया तो ये 1 माइनस अल्फा। अगर आपका अल्फा 1/4 है तो ये क्या होगा? 3/4, यानी 1 माइनस 1/4। तो आपने वेटेड एवरेज मेथड ये कहता है कि ये जो BC के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल पॉइंट्स इनसाइड BC इक्वल टू ये जो B पॉइंट है, इसको मल्टीप्लाई, ये B पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन से। और कौन सी फ्रैक्शन है? एक आपके पास 1 माइनस अल्फा और एक है अल्फा, तो B के साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो C के पास वाली फ्रैक्शन होगी, उलट। यानी B के पास जो B पॉइंट है उसके साथ जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करनी है, दो फ्रैक्शन, एक ये है एक ये है, तो B के साथ अदर वन ये अल्फा, और C के साथ कौन सी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करनी है? जो B के साथ वाली है 1 माइनस अल्फा। तो आप B के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे दूसरे वाली अल्फा, और C के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस अल्फा। और आप B और C आपको पता है, B है आपका 0,2.5 और C आपका है 3,1, और ये फ्रैक्शन आपको पता है अल्फा और 1 माइनस अल्फा। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है? बताइए। नो सर। नो जी। सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दें
और 1 माइनस अल्फा को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो। ये तो 0 हो गया, ये 2.5 अल्फा और ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 1 इंटू, मैंने जस्ट उनको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अभी और सिंपलीफाई करना है, इस 3 को इसके साथ, ये कॉमा का ख्याल रखिएगा, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और सेपरेटेड बाय कॉमा, ये जरा ध्यान रखिएगा। तो मैंने इस, ये तो 0 हो गया और 2.5 अल्फा, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को इसके साथ, 0 कॉमा, ये तो सेम रहा, ये 3 माइनस 3 अल्फा, एक पॉइंट आ गया, कॉमा बाद में, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस अल्फा, ये ओपन कर दिया। अब आपने ये सम करना है, फर्स्ट पॉइंट के साथ ऐड होगा, सेकंड पॉइंट के साथ ऐड होगा, और कॉमा सही जगह प्लेस कर दो। तो 0 को प्लस करूंगा पहले पॉइंट को इसके साथ, ये 0 को मैंने इसके साथ ऐड किया, ये कॉमा दूसरे को दूसरे के साथ ऐड किया 2.5 दिस, और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ये 0 ऐड होके वही रहेगा 3 माइनस 3 अल्फा, कॉमा, और ये 2.5 अल्फा और माइनस अल्फा सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो 2.5 अल्फा माइनस अल्फा मीन 1 अल्फा, तो 2.5 माइनस 1 1.5 और प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 अल्फा। तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए जनरलाइज फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ अल्फा। कोई इश्यू तो नहीं यहां तक? जी, तो अब ये जो पॉइंट जनरलाइज पॉइंट एक आया, ये इस लाइन के कोई भी पॉइंट आपको बता सकता है, सिर्फ ये अननोन वैल्यू अल्फा है। अल्फा आप देखिए फ्रैक्शन कितनी लेनी है, तो ये पॉइंट आपको वो पॉइंट कैलकुलेट, देखें अगर मैं सी पॉइंट लेता हूं तो सी पॉइंट पे अल्फा की क्या वैल्यू है बताइएगा? सी पे अल्फा की क्या वैल्यू है? सी पे, यानी आपने अभी अल्फा एक्सपेंड नहीं किया, अल्फा 0 है, ये अल्फा 0 है और सारी की सारी 1 माइनस अल्फा है, तो आप अल्फा 0 करें और इसमें पुट कर दें 3 माइनस 0 3, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपके पास वही पॉइंट आपके पास देखें वही निकला है। तो अल्फा 0 के साथ आपका पॉइंट निकला सी, ग्राफ में जो सी था, और इस पॉइंट पे अल्फा की क्या वैल्यू है? बी पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 1। वेरी गुड। क्यों? आपने ये सी से लेंथ होती थी आपकी अल्फा की, जब आप यहां पूछ रहे अल्फा क्या है, तो पूरी की पूरी लाइन है 1, तो मैं अल्फा को 1 लेके मेरे पास एक ऐसा जनरल पॉइंट आ गया, अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान कोई भी लूंगा तो मेरे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकल आएगा, इस लाइन का कोई और पॉइंट निकल आएगा। तो 1 लेते हैं, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 1.5 प्लस 1 0.5। आप देखिए वही ग्राफ के ऊपर बी पॉइंट आ गया। अब ये तो मैंने चेक कर दिए, जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स थे वो भी हैं, और बल्कि आप देख सकते हैं आपके अलजेब्राइक में भी यही 2 पॉइंट्स आप कैलकुलेट हुए थे, 3,1 और 0.5 2.5, 2 पॉइंट्स आपके मिल गए। दूसरे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फा की क्या वैल्यू लेंगे बताइएगा? कोई भी वैल्यू ले लेंगे सर अल्फा की। अल्फा की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 और 1 के दरमियान फ्रैक्शन। चलो मैं हाफ की ले लेता हूं, 2.5, तो हाफ होता है 2.5 सॉरी 0.5, 0.5 मीन 1/2, मैं अल्फा 1/2 लेता हूं, इसमें पुट करता हूं, ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास अगर 2 कॉर्नर पॉइंट्स हो तो इनसाइड आप सारे पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस जनरल फॉर्म से। क्लियर है पॉइंट? यस सर। और कितने पॉइंट्स ले सकते हैं? ये मिड पॉइंट है, कितने पॉइंट्स ले सकते हैं?
यू कैन कैलकुलेट ऑल ऑप्टिमम सोल्यूशन, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो यू कैन कैलकुलेट ऑल ऑप्टिमम सोल्यूशन बाय यूजिंग ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा। इस रेंज के ऊपर अल्फा की कोई भी वैल्यू ले लें, इनफाइनाइट आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा ले लें 0.35, इसमें पुट करें आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अल्फा ले लें 0.74, वो मिल जाएगा। तो इट मींस आपने ये जो जनरल पॉइंट ड्राइव किया, इस जनरल पॉइंट से अब आपकी अल्फा 0 और 1 की रेंज है, उसके दरमियान कोई भी अल्फा लें आप बता सकते हैं। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन दूं और आप अलजेब्राइक वे से कैलकुलेट करेंगे, जाहिर है ग्राफिकल मेथड तो नहीं लेना, तो अगर मैं आपको 3 वेरिएबल प्रॉब्लम देता हूं फिर तो आपको टेबल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आपका सिंप्लेक्स मेथड क्या करेगा, 2 सॉल्यूशन देगा आपको, फर्स्ट ऑप्टिमल और सेकंड ऑप्टिमल। थर्ड वो दे नहीं सकता, अगर थर्ड लेंगे तो वही सर्कुलेट हो जाएंगे, दोबारा वही पॉइंट पहले दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास सिंप्लेक्स मेथड ने 2 पॉइंट दे दिए, यही 2 पॉइंट आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना ये करना है, एक पॉइंट ये है इसके साथ अल्फा और दूसरे पॉइंट के साथ 1 माइनस अल्फा लेके सिंप्लीफाई करके ये ले आ जाइए। ये तो इस पॉइंट की थी, ये जो ये जनरल पॉइंट आया है, ये जनरल पॉइंट तो है लेकिन सिर्फ इसी मॉडल से स्पेसिफिक है। क्यों? कॉर्नर पॉइंट्स, ये जो मैंने आज प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये कॉर्नर पॉइंट्स उसके हैं। अगर मैं और प्रॉब्लम दूंगा तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स और निकलेंगे। तो जाहिर है हर प्रॉब्लम के कॉर्नर पॉइंट्स डेफिनेट होंगे। तो ये आप उसको इसी तरह इस फ्रैक्शन के अंदर पुट करके ये जनरल फॉर्म ड्राइव करोगे। तो ये जनरल फॉर्म हर नए प्रॉब्लम के लिए ड्राइव करनी होगी कि हर नए प्रॉब्लम का 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड देगा और उन 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन को पुट करके सिंपलीफाई करके आपने ये फॉर्म लेके आना। अब ये लेके आने के बाद मैं आपको, मैंने क्वेश्चन कहा है कि 4 ऑप्टिमम सॉल्यूशंस दें, तो आप 2 सॉल्यूशंस तो वही बता सकते हैं जो आपने कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये वाला और ये वाला। वो इसमें अल्फा, एक में अल्फा 0 है और एक में अल्फा 1 है, तो ये बता सकते हैं ये वाला, और एक मिड भी बता सकते हो 1/2 पुट करके। फोर्थ कैसे लेंगे तो बताएगा जी। कोई भी पॉइंट ले लें इसमें से, फोर्थ अल्फा को खुद ही एज्यूम कर ले, कोई भी 0 और 1 के दरमियान 0.75 ले ले, 0.35 ले ले, 0.5 तो ले चुके हैं, 0.99 ले ले, कोई भी लेके आप, अगर आपको मैं 10 सॉल्यूशंस भी आपसे मांगू और आपने टेबल मेथड से करना है, तो आप जैसे ही आपने ये ड्राइव कर ली तो आप इनफाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन बता सकते हैं। उनकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू वही सेम होगी जो आपको टेबल के अंदर उन 2 पॉइंट्स, 2 कॉर्नर पॉइंट्स की नजर आ रही है, और जो टेबल के अंदर 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो उस लाइन के एंड पॉइंट्स। पॉइंट क्लियर हो रहा है जी? फॉलो किया पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा, अब एक होता है एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। किसी के माइंड में ये नहीं आया कि 2 कॉर्नर पॉइंट्स हो तो वेट, जो आज मैंने मेथड कराया वेटेड एवरेज, इसके बगैर भी ऐसा हो सकता था। मिड पॉइंट तो आपको कैलकुलेट करना आता है ना, उसको हम एवरेज मेथड कहते हैं। तो हम एवरेज मेथड से इन 2 पॉइंट्स से मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट क्लियर है? कर सकते हैं ना मिड पॉइंट कैलकुलेट जी? Yes, sir. तो एक ही थर्ड पॉइंट मिलेगा, लेकिन कोई और अगर पॉइंट चाहिए तो फिर भी आप कह सकते हो, अगेन आप इस मिड और इस पॉइंट का मिड ले सकते हो, वो ले लो, इसका मिड भी ले सकते हो, जो वो पॉइंट्स है उनके फर्दर मिड। ये भी तो हो सकता था ना, इस तरह से भी तो आप निकाल सकते थे, बताइएगा।
कर सकते थे? माइक बहुत देर से ऑन करती है। कर सकते थे ये भी? यस कर सर सकते Yes, कर sir. सकते थे। तो लेकिन उसमें इश्यू क्या है, उसमें आपको ये एवरेज सक्सेसिव अटेम्प्ट्स लेनी पड़ रही है। 1 मिनट निकाला, एवरेज मेथड अप्लाई किया, 1 मिनट आ गया, फिर अगेन वही एवरेज मेथड को रिकॉल करना है, अगेन कॉल करना है, फिर उसका मिनट निकालना है। तो एवरेज मेथड आप सक्सेसिव अटेम्प्ट से आप, तो ये कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी कि ये बहुत टाइम लेगा, और वो कॉल सक्सेसिव कॉल के जरिए कर सकते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज ने काम क्या किया, एक ही दफा आपने वो सिंप्लीफाई करके एक ये जनरलाइज पॉइंट निकाल लिया। अब जस्ट अल्फा को 0 और 1 में कोई फ्रैक्शन लेने पुट करने, आपके पास पॉइंट आ जाए। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम है, ये एफिशिएंट है वेटेड एवरेज। जी ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। तो अब हमने बात करनी है कि ये जो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा है ये स्पेशल केस है। ये जेनेसी के स्पेशल केस में हमने कहा था वो एक डिसएडवांटेज था, आपका मॉडल इम्प्योर था, उसमें रिडंडेंट कंस्ट्रेंट थी, तो इशू था। ये जो इशू है ये डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है। कैसे? आपके पास देखिए एक से ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं। आपका ऑब्जेक्टिव तो यही था मैक्सिमम प्रॉफिट, वो तो आप 10 ले चुके हो जितने भी, लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की उससे हेल्प क्या मिलेगी? 2 तो आपने निकाले अभी, और बाकी आप निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज से। जो 2 निकाले थे उसमें एक था 0,2.5 और दूसरा था 3,1। तो 0,2.5 मींस x1 0 प्रोडक्ट और x2 2.5 उसकी क्वांटिटी है। एक तो ये सॉल्यूशन उसने दिया और प्रॉफिट मिलेगी 10। दूसरी ऑप्शन दे रहा है x1 1 और x1 3 और x2 1, यानी 3 1 था उसका सॉल्यूशन। वो कह रहा है प्रोडक्ट जो 1 है वो 3 उसकी क्वांटिटी लो और प्रोडक्ट 2 की क्वांटिटी लो 1, फिर भी प्रॉफिट आपको 10 नहीं मिलेगी। तो बताएं, प्रोडक्ट ना बनाना प्रॉफिट उसमें भी 10 मिल रही है, और दोनों प्रोडक्ट बनाना, ये एक प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को क्या कहोगे, कौन सी ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए? प्रॉफिट दोनों में 10 मिल रहा है, बताइएगा। एक ऑप्शन है आपकी एक प्रोडक्ट मार्केट में बेचना, दूसरी है 2 प्रोडक्ट। आई थिंक एडवांटेज जाता है 2 प्रोडक्ट को। क्यों? लोगों की जरूरियात दोनों प्रोडक्ट्स की हो सकती है, कंपीट करने अपने मार्केट में। तो बजाय इसके कि एक प्रोडक्ट बेच के और प्रॉफिट 10 लें, तो वही 10 प्रॉफिट दोनों प्रोडक्ट मार्केट में 3 और 1 की रेशियो से अगर आप वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो एडवांटेज है कि अवाम को वैरायटी मिलेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद है। फॉलो किया पॉइंट? ये बताइएगा। तो ये मैंने इसके बारे में डिटेल लिख दी है, आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं, इनफाइनाइट ऑप्शंस में एक और आपको एडवांटेज मिला कि मैनेजमेंट ये डिसाइड करने में कि इतनी सारी ऑप्शंस हैं 10 प्रॉफिट लेने के लिए, मल्टीपल, तो मल्टीपल में से जो उनको सूटेबल होगी वो आप कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एडवांटेज है आपका ऑप्टिमम, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को एक तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमम कहते हैं, बल्कि मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। आई थिंक आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा, बताइएगा प्लीज।